महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। देश में 24 घंटे में मिले 3,80,000 बीमार। राहुल गांधी का ट्वीट, हर देशवासी को फ्री में मिलनी चाहिए वैक्सीन। हरियाणा में भी कोरोना बेलगाम। 24 घंटे में मिले 12,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 95 मरीजों की मौत, 90,000 के करीब एक्टिव मामले। आज जींद, अंबाला, करनाल और जगाधरी के दौरे पर मुख्यमंत्री। कोरोना महामारी से जंग में हरियाणा सरकार को मिला बड़ी कंपनियों का साथ। सीएम मनोहर लाल ने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से की चर्चा। सीएम बोले, सामूहिक प्रयासों से ही जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया का विपक्ष पर निशाना। कहा, नेहरू खानदान ने देश में 55 साल राज किया, लेकिन पीएम मोदी को कोसने में लगा है गांधी परिवार। कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा हैं कोरोना के मामले। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई पावर परचेज कमेटी की बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी रहे मौजूद। कहा, 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हो चुकी आवक, आधे से ज्यादा की पेमेंट किसानों के अकाउंट में पहुंची। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। देश में 24 घंटे में 3,79,000 से ज्यादा केस, 3,646 से ज्यादा मरीजों की जान गई, 2,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 1,035 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 25,986 नए केस मिले। इसके अलावा 368 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 80,000 के करीब एक्टिव केस पहुंचे। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए बीमारों की पुष्टि, 95 लोगों की मौत हुई। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला शहर के सिविल अस्पताल का दौरा किया। सिविल अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में ही अधिकारियों के साथ जिले में कोरोना की मौजूदा हालातों और तैयारियों पर चर्चा की। आने वाली दिक्कतों और जरूरतों को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस समय बढ़ते हुए केसों के बीच सबसे बड़ी कठिनाई ऑक्सीजन सप्लाई की आ रही है। यही कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में सभी मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ दवाइयों और रेमडेसिविर की सप्लाई पीछे से ही कम होने के चलते थोड़ी कम जरूर हो रही है, लेकिन अंबाला के पास पर्याप्त कोटा है, जिसके लिए डॉक्टर्स का बोर्ड भी बनाया गया। समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि अंबाला में सिस्टमैटिक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और उचित मात्रा में ऑक्सीजन का सदुपयोग भी हो रहा है। सीएम ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की स्थिति पर कहा कि प्राइवेट अस्पताल अपने बेड की सीमा को पार करके मरीजों को दाखिल कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का कोटा जल्द खत्म हो जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर का प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का कोटा अलग अलग होता है। हमने नजर बनाई हुई है, सभी को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन मिले। हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया कि छोटे अस्पताल बिना परमिशन के कोविड के मरीज को एडमिट नहीं करेंगे। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या छोटे क्लिनिक ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है। ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड मरीजों को लगेगा। हर निजी अस्पताल के कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की पर्ची देने पर रोक लगाने के लिए यह भी तय कर दिया गया है कि इंजेक्शन मरीज को वही अस्पताल लगा सकेंगे जिनके पास आईसीयू की सुविधा है। ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार ने इंतजाम कर लिए हैं और इसके लिए टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं और ट्रेन के जरिए मंगवाए जा रहे हैं। कोरोना संकट में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अपील के बाद कई कंपनियों ने मेडिकल उपकरण देने की पेशकश की। मुख्यमंत्री ने बड़े कॉर्पोरेट्स की ओर से दी जा रही मदद के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो सामूहिक प्रयास से कोरोना से जंग जीत जाएंगे। अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में कोरोना हालात और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उपायुक्त, सिविल सर्जन और अधिकारी मौजूद रहे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 1 से 30 मई तक जिले में कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी उस पर चर्चा हुई। जरूरत के हिसाब से वैक्सीन मंगवा ली जाएगी। रतनलाल कटारिया ने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन देने का फैसला लिया है, जिस पर 26,000 करोड़ की लागत आएगी।
रतनलाल कटारिया ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि नेहरू खानदान ने देश पर 55 साल राज किया, लेकिन इस संकट की घड़ी में सहयोग देने के बजाय सारा दिन वो प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में लगे हुए हैं। गुरुग्राम में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम ने संभाली। इसके लिए एक कॉल सेंटर रहेगा जो सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने कहा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन के लिए नगर निगम की टीमें होंगी जो पानीपत, भिवाड़ी समेत गुरुग्राम के तीनों गैस रिफिलिंग स्टेशन पर जिम्मेदारी संभालेंगी। निगम आयुक्त ने कहा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण समय पर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। इस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नूह में सामाजिक संस्था की पहल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों की मदद के लिए एक्शन एसोसिएशन ने जिला स्तरीय कोविड हेल्पलाइन शुरू की। संस्था हेल्पलाइन के जरिए जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर रिफिल, जांच केंद्र, दवाइयों की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी देगी। यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया। रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए हैं। कोई बेवजह बाहर घूमेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने जनता से अपील की, नियमों का पालन करें। जैसे पहले जनता ने सहयोग किया था वैसा ही अब भी करें। मिलकर कोरोना को हराएंगे। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर रादौर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों संग शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को नियमों के बारे में बताया गया। दुकानों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने देने की हिदायत भी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मुख्य बाजार समेत मंडी रोड का भी फ्लैग मार्च का निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को संदेश दिया गया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया। लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। भिवानी के सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन में हालात का जायजा लिया। चंडीगढ़ में डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री भूषण शर्मा ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडी में हो चुकी है। आधे से ज्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का आभार कि इस कोरोना काल में भी मंडियों को अनाज से भरने का काम किया बिना किसी अव्यवस्था के। ये पहली बार है कि किसान को उसकी फसल का लेट पेमेंट का ब्याज समेत भुगतान हो रहा है। परिवहन मंत्री भूषण शर्मा ने कहा कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं। दूसरे राज्यों के साथ तालमेल बना के रखा जा रहा है। केंद्र और स्टेट की गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। 18 साल से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीकाकरण के लिए पहले दिन 1.32 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, यानी कि उन्हें अभी वैक्सीनेशन की तारीख और टाइम स्लॉट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। 18+ वालों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के अलावा कोविन पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें कई परेशानियां हुई हैं। चंडीगढ़ में सेंटर्स पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। लोग वैक्सीन सेंटर पर आकर टीका लगवा रही हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी टीका लगेगा। युवा इंजेक्शन लगवाने को लेकर उत्सुक नजर आए। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि युवाओं को वैक्सीन को लेकर समझाया जा रहा है। हरियाणा के लिए राहत भरी खबर आई। केंद्र ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया। पहले प्रदेश को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन रोजाना कर दिया गया है। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी, बेड न मिलने की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के 8वें फ्लोर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है।
कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। कंट्रोल रूम में सभी शिकायतों को संबंधित जिले के कंट्रोल रूम को बताकर लोगों की मदद की जा रही है, जहां पर उनका समाधान होता है और फीडबैक वापस कंट्रोल रूम को दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी। पंचकुला के सेक्टर 12 के कम्युनिटी सेंटर में ज्ञानचंद गुप्ता ने टीकाकरण करवाया। ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि वैक्सीन लगवाएं ताकि हम सब मिलकर कोरोना की महामारी को हरा सकें और साथ ही गाइडलाइंस का पालन भी करें। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 23 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान तमाम अधिकारी और स्टाफ वहां पर मौजूद रहा। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 15 के श्मशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी नजर आई। दाह संस्कार के लिए जगह भी कम पड़ गई। हालत यह है कि संस्कार कुंड की जगह कच्ची जगह में दाह संस्कार करवाने पड़ रहे हैं। दाह संस्कार करवाने वाले शख्स ने कहा कि अभी तक 29 शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं और एम्बुलेंस लगातार शव को लेकर पहुंच रही हैं। सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा। अस्पताल में इलाज के लिए आया दंपति पार्क में तड़पता हुआ दिखाई दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमारे कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई है। इसे लेकर सीएमओ को लेटर लिखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुडा सेक्टर समेत क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम जयवीर यादव ने हुडा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। जारी नंबर पर कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जरूरी सामान के लिए बता सकते हैं, जिसके बाद सामान घरों तक पहुंचाया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि अनावश्यक गतिविधियों पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। मौके पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर नई पहल की है। जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय परिसर से ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया और कहा कि यह गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए हैं। भविष्य में इसकी क्षमता 100 सिलेंडर तक कर दी जाएगी। गाड़ी में एक पुलिसकर्मी भी तैनात रहेगा। भिवानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बीच पुलिस भी सख्त हो गई है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस ने दुकानदारों से भी अपील की, एक से ज्यादा ग्राहकों को दुकान पर ना आने दें। पुलिस प्रशासन के मुताबिक जिले में लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगाई गई हैं। इन बंदिशों का पालन जरूरी है। चरखी दादरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी सजग नजर आए। मंडी में मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा। सप्ताह में 2 बार सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। मंडी में आने वाले ग्राहकों को भी व्यापारी जागरूक कर रहे हैं। मंडी प्रधान ने बताया कि मंडी में सुबह भीड़ हो जाती है तो लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में अब बाजार में कोरोना सूट भी आ गया है। कोरोना सूट के दाम कम होने की वजह से महिलाएं जमकर कोरोना सूट खरीद रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना सूट का बाकी सूट के मुकाबले काफी सस्ता है, जिसकी वजह से लोग इसी सूट को खरीद रहे हैं। सैकड़ों सूटों की बिक्री अब तक हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो पाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक 15 मई से ही 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। दरअसल राजस्थान को यह फैसला वैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी के कारण करना पड़ रहा है। अभी 45 साल से ऊपर वाली श्रेणी के करीब 1 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को 3.5 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये कब मिलेंगी अभी साफ नहीं हो पाया है। राजस्थान सरकार का आरोप है कि केंद्र की ओर से उन्हें परस्पर वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही है। ऐसे में 1 मई से भी राज्य में 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक उनके राज्य को कुल 7 करोड़ वैक्सीन की डोज की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट को उन्होंने 3.75 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। ऐसे में ये सप्लाई 15 मई के आसपास ही आ सकती है। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र ने भी साफ कर दिया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि युवाओं से विनती है कि वो थोड़ा सब्र रखें। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने हर महीने 10 लाख वैक्सीन देने की बात कही है। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया।
कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत में अपना जवाब दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई पर लेटर भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सुनवाई का मतलब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रोकना नहीं है। हाईकोर्ट स्थानीय हालात को बेहतर समझ सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का मतलब साफ करते हुए कहा कि हम राज्यों के बीच समन्वय बिठाने का काम करेंगे, लेकिन इस बीच सॉलिसिटर जनरल का केंद्र की तरफ से जवाब भी सामने आया। अदालत में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोरोना से पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। हमने इसको लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी उन्होंने केंद्र की ओर से दाखिल प्लान नहीं देखा। उम्मीद है कि राज्यों को भी इसका फायदा होगा। हम इसे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और उपलब्धता का डाटा मांगा। साथ ही मेडिकल सुविधाएं, जरूरी दवाओं को लेकर क्या कदम उठाए गए, उसको लेकर जानकारी मांगी। केंद्र सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट को वैक्सीनेशन के मिशन पर भी जानकारी देनी होगी। वैक्सीन के अलग अलग दामों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस एसआर भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारंटाइन, वैक्सीनेशन और अन्य इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस पर क्या नेशनल प्लान है? इस वक्त वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीन के दाम पर केंद्र क्या कर रहा है? दरअसल अदालत में सुनवाई के दौरान राजस्थान, बंगाल की ओर से वैक्सीन के अलग अलग दाम पर आपत्ति जताई गई थी। भारत में कोरोना की बेकाबू हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवारों को 2 लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी, उसकी मात्रा कम कर दी गई है। निजी अस्पताल ने कहा कि अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया। 7:51 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप का झटका कई मिनट तक महसूस किया गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया। गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है कि भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7:51 पर महसूस किया गया। इसके थोड़ी देर बाद 2 और झटके महसूस किए गए। असम के कई घरों में दरारें आ गई। कैथल के परिषद कार्यालय में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से वहां पर निर्माण चल रहा है। उसकी शिकायत कई बार वो कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जिला परिषद के कार्यालय में निर्माण तो अवैध रूप से हो ही रहा है, बिजली की सप्लाई भी अवैध रूप से की जा रही है, जिसकी शिकायत वो सीएम विंडो पर करेंगे। फरीदाबाद में नवविवाहिता ने एनआरआई पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बीते 15 मार्च को ही विवाहिता की शादी हुई थी। परिजनों का कहना है कि हनीमून के नाम पर पति ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। उसे अमेरिका ले जाकर कार और मकान खरीदने के नाम पर पैसों की डिमांड करने लगा। पुलिस के मुताबिक युवती के पिता की शिकायत पर आरोपी पति, सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। अंबाला में रेस्टोरेंट के सामने मैदान में युवक और महिला संदिग्ध हालत में मिले। महिला की सिर में चोट लगने से मौत हो गई, जबकि युवक नशे की हालत में पुलिस को मिला। पुलिस ने मृतक महिला के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया, जबकि नशे की हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस पूछताछ में युवक ने बताया कि वो गांव टिवाड़ा में किराने की दुकान करता है। युवती उसकी पड़ोसन है। युवती की मौत कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस कर रही है।